आइए आप लोग के अगले क्लास बताते हैं। पिछले क्लास में उन्होंने बताया था अ, आइए और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए मैंने पूरा जो है मैंने पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने क्या किया था, खत्म कर दिया था। ठीक, उसमें मैंने जो कंपनी का जो क्रमवार संख्या है मैंने आप लोग को पुर्तगाली, डच, डेनिश और अंग्रेज और फ्रांसीसी, हमने आप लोग को पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सबके बारे में बताया। उन सभी में जो पुर्तगाली है, डच है, डेनिश है और फ्रांसीसी है, उन सभी में जो है उनकी नौसैनिक ताकत और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी। इन्होंने पुर्तगाली को पराजित किया, डच को पराजित किया और डेनिश ने अपना कंपनी जो है उन्हीं के हाथ बेच के चला जाता है। और उन्होंने फ्रांसीसी को भी, मैंने पिछले क्लास में बताया था, 1960 में क्या करता है, उसको भी पराजित करता है। तो सभी में वो अंग्रेज कंपनी आगे बढ़ता है। आगे आइए। तो आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोग को जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाब के ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाब के साथ संघर्ष पूर्ण क्या संबंध। आइए, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाब के साथ जो संघर्षपूर्ण संबंध है उनके बारे में हम आगे चलते हैं। देखिए मैंने आप लोग को कल बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जिस तरीके से 1717 ईस्वी में जो है फुरखुशियर के द्वारा जो है बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को क्या, बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को जो चुंगी कर है, ब्रिटिश कंपनी का जो चुंगी कर है उनमें क्या होता है, उसको छूट देती है, चुंगी कर में छूट देता है। और जो ब्रिटिश कंपनी का जो व्यक्ति विशेष वर्ग होता है उनका भी जो निजी व्यापार होता है, जो निजी व्यापार होता है जो निजी व्यापार होता है उनसे भी क्या होता है, उसको कर का छूट रहता है। लेकिन उनको जो निजी व्यापार है उनको फरमान नहीं मिला जाता है। क्या नहीं, जो मुगल फरमान है वह प्राप्त नहीं रहता है। लेकिन कंपनी को क्या होता है, जो मुगल फरमान है वह प्राप्त रहता है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाब के साथ जो
संघर्षपूर्ण संबंध है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे कहने का अर्थ ये हुआ, जिस तरीके से 1617 ईस्वी में फर्रुखियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को मुगल फरमान जारी किया और उसे क्योंकि कर से क्या किया, छूट कर दिया। और जो ब्रिटिश कंपनी के जो निजी व्यापारी थे उनको भी क्या हुआ, कर से छूट प्राप्त हुई, लेकिन उनको मुगल फरमान प्राप्त नहीं था। उसी चलते आगे जो बंगाल के साथ साथ जो है दक्कन और दक्कन के साथ साथ कहाँ, गुजरात में भी क्या होता है, कर की छूट मिल जाती है। उसी कर को छूट देखते हुए जब ये कर की छूट देती है, तो उसी कर के छूट को लेकर ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ क्या होता है, संघर्षपूर्ण या तनाव शुरू हो जाता है। देखिए, वही कर की छूट देती है जब मुगल फरमान मिलता है, तो उसी के तहत क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ संघर्षपूर्ण और या तनाव शुरू हो जाता है। उसी से लेकर अब हम आगे आते हैं, ब्रिटिश कंपनी का बंगाल के नवाब के साथ किस किस तरीके का। देखिए, 1717 ईस्वी में 17 ईस्वी में जो है फर्रुखियर द्वारा जो अंतिम गवर्नर नियुक्त करता है, कितने ईस्वी में, देखिए 1 मिनट, देखिए 1717 ईस्वी में फर्रुखियर द्वारा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो नियुक्त किया जाता है, वो कौन होता है, वो होता है आपका मुर्शिद कुली खां। कौन होता है, मुर्शिद कुली खां। देखिए, 1717 ईस्वी में फर्रुखियर द्वारा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर किया जाता है, वह होता है कौन, मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट द्वारा उसी को ही वही मुर्शिद कुली खां को ही वही मुर्शिद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा, किसके द्वारा, तो वही मुर्शिद कुली खां जो है मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो है क्या, नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का क्या, अंतिम गवर्नर जनरल रहता है। ये कौन, 1717 ईस्वी में जब फर्रुखियर के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर जो नियुक्त होता है, वो होता है मुर्शिद कुली खां। और वही मुर्शिद कुली खां जो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी क्या होता है। यदि उनकी कालखंड की बात करें, तो जो मुर्शिद कुली खां जो था, वह 1717 से लेकर 1727 के बीच रहता है। 1717 से कब तक, 1727 के बीच रहता है। अब हम यदि बात करें आइए, अब हम आगे पढ़ते हैं बंगाल के अंदर। देखिए, होता क्या है कि जिस तरीके से ब्रिटिश कंपनी
जिस तरीके से जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने हर एक यूरोपीय कंपनी को पराजित कर अपना वर्चस्व हासिल करता है भारतीय स्तर पर। और भारत में तो वो आता है व्यापार के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से। वह व्यापार के साथ साथ क्या होता है, आगे चलकर वह क्या करता है, राजनीतिक गतिविधियां में भी, किसमें? राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या लगने लगता है, दिलचस्पी लेने लगता है। क्या करता है वो? राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या करने लगता है वो, दिलचस्पी लेने लगता है। और राजा दरबारों के साथ आपस में क्या लड़ाना शुरू कर देता है। जब ब्रिटिश कंपनी अन्य सारे यूरोपीय कंपनी को परास्त करता है भारतीय स्तर पर, तो वो वो तो आता है व्यापार करने के उद्देश्य से। तो व्यापार करने के बाद वो क्या करता है, राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेने लगता है। और भारतीय सब जो राजा दबा रहे थे उनको आपस में लड़ना शुरू कर देता है अपना काम सीधा करने के लिए। तो यदि हम आते हैं बंगाल के स्तर पर, देखिए जब हम बंगाल के स्तर पर आते हैं तो नगर का नाम अम्पी राजधानी जो है, देखिए होता क्या है, अलीवर्दी खां जो होता है, देखिए आपको हम कुछ कुछ बताते हैं। जो अलीवर्दी खां होता है, जब कब इसका इसवी कालखंड क्या है अलीवर्दी खां का, तो 1740 से 56, 1740 से 56 यही अलीवर्दी खां आप लोग सुने होंगे। मुर्शिद कुली खां के बाद जो आता है वो आता है कौन, अलीवर्दी खां। उन्होंने अलीवर्दी खां ने कहा था कि यूरोपियों का तुलना वह मधुमक्खी से की थी। वही अलीवर्दी खां क्या किया था, यूरोपियों का तुलना जो है वह मधुमक्खी से किया था। किससे? यूरोपियों की तुलना वह किससे किया था, मधुमक्खी से। उसका कालखंड क्या है, 1740 से कब, 56 के बीच। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट क्या होगा, मार देगी। उन्होंने कहा कि यदि उसे छेड़ा जाए, यदि उसे छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी, यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी। ठीक, कौन कहा था वो शब्दवाद जो कहा था वो बंगाल स्तर पर अलीवर्दी खां उन्होंने कहा था। उसकी मृत्यु के बाद उसका दोहिक पुत्र कौन बना, अलीवर्दी खां के। देखिए यदि हम बताते हैं आपको, देखिए बंगाल के स्तर पर मुर्शिद कुली खां के बाद आता है कौन, अलीवर्दी खां। कौन, अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के बाद कौन आता है, तो उसका जो दोहिक पुत्र होता है वो होता है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का कौन, दोहित पुत्र कौन होता है, सिराजुद्दौला। कौन होता है, उसका दोहिक पुत्र कौन होता है, तो सिराजुद्दौला होता है। मुर्शिद कुली खां के बाद आता है कौन, अलीवर्दी खां। उसका कालखंड क्या होता है, 1770 से 27,
और 1740 से 56 के बीच। और जो उसका दोहित पुत्र होता है वो कौन होता है? सिराजुद्दौला। क्या बनता है? उसका उत्तराधिकारी बनता है। क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। आगे आइए। जब हम आगे पढ़ेंगे कि आप लोग सुने होंगे एक ब्लैक होल की घटना के बारे में सुने होंगे। देखिए, यही सिराजुद्दौला जो साहब है उन्हीं के बारे में कहा जाता है। देखिए, वही सिराजुद्दौला साहब के बारे में कहा जाता है। क्या? ब्लैक होल की क्या घटना कहा जाता है? ब्लैक होल की जो घटना है वह 20 जून 1756 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756 को। कहा है जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वह हुई थी 20 जून 1756 को हुआ था। ये ब्लैक होल की घटना के तहत क्या हुआ? 20 जून 1756 को क्या हुआ कि 146 अंग्रेज बंदी को 146 अंग्रेज बंदी को जो है कितना फीट कमरा? तो 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े। कितना? 146 अंग्रेज बंदे को 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब अगले दिन निकाला तो सिर्फ कितना जिंदा बचा? 23। ठीक, कितना बचा? 23। देखिए, मुर्शिद कुली खां जो है वह बंगाल के स्तर पर 1717 से दशक बनता है। अलीवर्दी खां जो है 40 से 56। और अलीवर्दी खां का ही दहित होता है कौन? सिराजुद्दौला, जो उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिराजुद्दौला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही ब्लैक होल घटना जो है उन्हीं से संबंधित है। सिराजुद्दौला से उन्होंने क्या किया? 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज बंदे को उन्होंने क्या किया? 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा एक कमरे में उन्होंने डाला 146 अंग्रेज बंदों को। और जब अगले दिन निकाला गया तो आप समझ सकते हैं क्या क्या किया होगा उसके साथ। तो 23 ही बचा। ये घटना है क्या? ब्लैक होल घटना, जो कब हुई थी? 20 जून 1756 को। ये हुई थी ब्लैक घटना कब? 20 जून 1756 को। आइए, अब कहा जाता है कि इसके बारे में कहा कौन? जो ब्लैक होल की घटना था उनके बारे में किसने उनका चर्चा किया? तो ब्लैक होल की घटना के बारे में जो चर्चा किया था वह किया था जे हॉलवेट ने। किसने किया था? जे हॉलवेट ने। मुर्शिद कुली खां जो बनता है वो 27। अलीवर्दी खां बनता है कब? 42 से 56। और उन्हीं का दोहित पुत्र जो आगे उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि उन्हीं के समय में ब्लैक होली घटना होती है। और इस ब्लैक होली घटना जो होती है 20 जून 1756 को होती है। और कहा जाता है कि ब्लैक होली घटना में 146 अंग्रेज बंदे को क्या करता है? उन्होंने 18 फीट लंबा 16 फीट चौड़ा क्या क्या एक कमरे में डालता है। जब अगले दिन निकालता है तो कमरे से सिर्फ 23 ही जिंदा बचता है। और उनके बारे में जो जानकारी जो घटना बताया गया है वह जे हॉलवे साहब ने क्या क्या बताया है। यदि बात करें भारतीय स्तर पर, तो भारतीय स्तर पर जो समकालीन इतिहासकार है, जो भारतीय स्तर पर जो समकालीन इतिहासकार है, जो भारतीय स्तर पर जो समकालीन इतिहासकार है, एक मिनट, जो भारतीय स्तर पर जो समकालीन इतिहासकार है उन्होंने भी इसका चर्चा किया। किसका? ब्लैक होल का। उन्होंने भी
ब्लैक होल घटना की चर्चा की किसने? भारतीय सब जो समकालीन इतिहासकार है उन्होंने भी क्या किया, ब्लैक होल घटना की। उसका नाम क्या था? सियार उल मुक्त मुक्तवैरीन। क्या था? सियार उल मुक्तवैरीन। उन्होंने भारतीय सब उन्होंने बताया था ब्लैक होल घटना के बारे में क्या किया था, इसका उल्लेख किया था उन्होंने। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वह रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है। भारत स्तर में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो कहा जाता है वह क्यों कहा जाता है? वह कहा जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। कहाँ पर? भारतवर्ष में। भारतवर्ष में कहा जाता किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव। अब आगे जब बढ़ते हैं हम, प्लासी का युद्ध वह कब हुआ था? देखिए आगे रॉबर्ट क्लाइव क्यों कहा था इसके बारे में। जो बंगाल के स्तर पर जो प्लासी का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। वह कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। कहा जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर, ये प्लासी के युद्ध में क्या होता है, बंगाल का नवाब, आगे हम इनके बारे में बताएंगे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या पराजित कर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व क्या होती है, नींव रखती है। पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व क्या होती है, नींव रखती है। प्लासी वर्तमान जो था वह प्लासी का युद्ध, ये जो प्लासी है वर्तमान प्लासी, वर्तमान उनका नाम जो है वह ऐसे हो गया है पलासी। वर्तमान प्लासी का युद्ध मैदान जो था वह पश्चिम बंगाल, प्लासी युद्ध का जो मैदान था वह मैदान क्या था, पश्चिम बंगाल का राज्य के कौन, नदिया जिला। पश्चिम बंगाल का कौन जिला? नदिया जिला। जो नदी था वो नदी कौन था? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी किनारे स्थित क्या था, वो जगह था। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 23 जून 1757 को। वहां पर जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उसको पराजित कर उस समय पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या कर रखी गई, नींव रखी गई। जो प्लासी था वह प्लासी जो था वह कौन क्या था, वर्तमान प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी पर क्या है वह अवस्थित है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्लाइव में भारत के गवर्नर पद पर उस समय जो, यदि हम क्लाइव की बात करें तो जो क्लाइव साहब थे वह भारत में गवर्नर के पद पर, जो क्लाइव साहब थे वह भारत में गवर्नर के पद पर, यदि उनकी हम बात करें तो सबसे पहले वह 1557 से, सबसे पहले वह
जब पहले वो 1757 से 60 के बीच रहता है प्रथम बार में, और जब सेकेंड बार में आता है बक्सर के समय रहता है, जब जब तो वह रहता है 1765 से कब तक, 67 तक, 1765 से 67 के बीच में रहता है। आइए, इस दौरान उन्होंने ही अवध के नवाब सैदुल्ला से इलाहाबाद की संधि की थी। इसके दौरान 65 के दौरान उन्होंने इलाहाबाद के नवाब से उन्होंने क्या की थी, उन्होंने इस क्या की थी, अवध के नवाब से उन्होंने इलाहाबाद में क्या किए थे, देखिए 65 से 67 ईस्वी उन्होंने क्या किया था, अवध के नवाब से उन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद का संधि किया था। क्लैब की यदि बात करें तो बाद में गणल पत्र प्रथम बार वो 57 से 60 के बीच रहता है, फिर वह 1765 से 67 के बीच रहता है। उन्हीं समय उन्होंने अवध के नवाब से उन्होंने इलाहाबाद की संधि करता है। कौन, लॉर्ड क्लैब। अंग्रेजी सैनिकों का आप सुने होंगे एक श्वेत विद्रोह उसी समय हुआ था। उसी समय जो है श्वेत विद्रोह भी हुआ था। बता दिए क्योंकि चर्चा का विषय है, एक मैं बता दिया उसी समय क्या हुआ, अंग्रेजी सेना में क्या हुआ था, श्वेत विद्रोह हुआ था उसी समय। जब टॉपिक में है तो उनको भी निकाल दिए बता के। क्लैब द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज क्या किया गया, स्थापना किया गया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में जिस तरीके से सैदुल्ला जो है वह पराजित होता है, तो उसी समय से क्या होता है, क्लैब द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज क्या होता है, स्थापना होता है। यही बंगाल में क्लैब द्वारा क्या लुटेरा राज का क्या होता है, लुटेरा राज का स्थापना होता है। क्लैब द्वारा बंगाल में क्या होता है, लुटेरा राज का स्थापना होता है। आगे आइए, क्लैब एक सैनिक के रूप में जन नेता था। वही क्लैब जो है एक सैनिक के रूप में वो क्या था, वही क्लैब जो था वह आइए हमने आपको बताया उनके बारे में। जब हम आगे बताएंगे, क्लैब क्या था, एक सैनिक के रूप में जन नेता भी था। क्लैब क्या था, एक सैनिक के रूप में क्या था, जन नेता भी था। क्लैब क्या था, एक सैनिक के रूप में क्या था, वह जन नेता भी था क्लैब साहब। जब हम आगे बात करते हैं कि उन्हीं को कहा गया है, विलियम पिट ने उनके बारे में कहा था। देखिए क्लैब के बारे में, देखिए क्लैब के बारे में विलियम पिट ने कहा था, क्लैब के बारे में विलियम पिट ने कहा था क्या, कि जो क्लैब है वह क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। क्या था, स्वर्ग से उत्पन्न, स्वर्ग से उत्पन्न क्लैब क्या था, स्वर्ग से उत्पन्न क्या था, एक सेनानायक भी था। अब हम यदि बात करें उनके बारे में, तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों यदि हम बात करें, आगे आगे जो अलीवर्दी खां था, कौन, जो अलीवर्दी खां की यदि हम उत्तराधिकारी में यदि हम बात करें, अलीवर्दी खां के
यदि हम उत्तराधिकारी में यदि हम बात करें तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में जो था वह मीर कासिम, उत्तराधिकारी जो नवाबों में था वह कौन था? मीर कासिम था। मैं बताऊंगा आगे उसका इतिहास। कौन था? मीर कासिम। जब ये बनता है नवाब तो वह कब कब बनता है? 1760 से 63 के बीच में। कब? 1760 से 63 के बीच में। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वह जो ये मीर कासिम था उन्होंने अपना जो योग्यता था वो, ये मीर कासिम जो था अपना योग्यता वह अलीवर्दी खां को दिखा चुका था। कहां पर? बिहार के स्तर पर पूर्णिया के क्षेत्र, और बिहार के स्तर पर कहां के क्षेत्र? पूर्णिया के क्षेत्र, और रंगपुर में अपना फौजदार के रूप में। और कहां पर? रंगपुर में उन्होंने अपना फौजदार के रूप में अपना, किसके रूप में? फौजदार के रूप में अपना प्रतिभा जो है वह दिखा चुका था। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी की यदि नवाबों में बात करें तो मीर कासिम 1760-63 के बीच बनता है बंगाल का नवाब। उन्होंने अपना योग्यता जो है पूर्णिया और रंगपुर में जो है फौजदार के रूप में वह दिखा, मुगल साम्राज्य को वह दिखा चुका रहता है। संभवतः यदि बात करें मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से, देखिए उनकी यदि हम बात करें, किनकी? मीर कासिम की। तो वही मीर कासिम ने क्या किया, देखिए जब मीर कासिम को नवाब बनाया, जब मीर कासिम को बनाया गया ना 60 से 63 के बीच में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण से तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था वो, ताकि अंग्रेजों का अधिक हस्तक्षेप न हो। मीर कासिम क्या कर रहा था, क्या चाहता था करना? मुर्शिदाबाद से उन्होंने क्या किया, वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। मीर कासिम अपनी राजधानी, मीर कासिम अपनी राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद से कहा? मुंगेर ले गया, ताकि कलकत्ता के स्तर पर, ताकि कलकत्ता से दूर रहा जाए, दूर रहा जाए, क्योंकि अंग्रेज का हस्तक्षेप कम हो सके। लेकिन अंग्रेज ने ही उनको बनाया था, मीर कासिम को, मीर जाफर को हटा के। जब हम पढ़े होंगे बंगाल में 1760 में एक क्रांति हुई, तो उन्हीं के द्वारा मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया। उनका भी इतिहास अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर, ताकि कलकत्ता से दूर रहा जा सके, क्योंकि अंग्रेज का हस्तक्षेप यहाँ पर क्या हो सके? कम हो सके। मीर कासिम ने सेना ग्रहण यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। वही मीर जाफर था, वही जो मीर कासिम था, उन्होंने अपनी, सॉरी मीर जाफर बोल दी, वही मीर कासिम था जिन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय की तरह क्या हुआ? बनाना चाहा। वही मीर कासिम था जिन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय की तरह बनाना चाहा या उसका निश्चय बनाने का निश्चय किया। और यदि हम आगे पढ़ते हैं तो इन्हीं के द्वारा मुंगेर में तोपों तथा जो तुरेदार बंदूकें बनाने की क्या की गई? व्यवस्था की गई। उन्हीं के द्वारा मुंगेर में, वही मीर कासिम के द्वारा ही मुंगेर में तोपों और तोपेदारों की कारखाना की व्यवस्था किया गया।
वही किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए उन्होंने प्रयत्नशील रहा। मीर कासिम जो है उन्होंने अपनी राज्य की जो है आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने का उन्हें क्या क्या प्रयत्न किया, देखिए। अब और यदि हम बात करें मीर कासिम के बारे में, तो उन्होंने 22 अक्टूबर 1767 को अंग्रेजों ने, देखिए, वही मीर कासिम था जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आता है, और वही मुंगेर उन्होंने क्या करता है, तोपों और तोपेदार कारखानों की उन्होंने व्यवस्था भी करता है। वही मीर कासिम जो है वह अपनी सेना को यूरोपीय की तरफ बनाने की कोशिश भी करता है, और वही इसलिए वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है ताकि कलकत्ता से दूर रहा जाए, क्योंकि अंग्रेज का हस्तक्षेप जो है वहाँ पर कम हो सके। वही मीर कासिम जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने क्या करता है, अपने राज्य स्तर पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने क्या करता है, वह प्रयत्न करता है। जब यदि हम आगे बात करें तो 22 अक्टूबर 64 को 22 अक्टूबर 1764 को वह मीर कासिम क्या करता है, कंपनी को जो चुंगी दर से कंपनी को चुंगी दर जो छूट रहता है उसको क्या करता है, वह खत्म कर देता है, और कंपनी से वह क्या करता है, वह बैर कर लेता है। क्या करता है कंपनी से? वह कंपनी से बैर कर लेता है। तो उसी के तहत कंपनी जब होता है तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बक्सर की युद्ध की क्या होती है, तैयारी होती है। और उसी में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब, उसी में अंग्रेजों ने क्या, मीर कासिम और अवध का नवाब को सिराजुद्दौला अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट जो था वह शाह आलम द्वितीय, और दूसरा जो था वह कौन, मुगल सम्राट जो था वह कौन, शाह आलम द्वितीय। ये सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश क्या करता है, परास्त करता है। अंग्रेज जो क्या करता है, ये मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सम्मिलित सेना क्या करता है, वह 22 अक्टूबर 1767 को बक्सर के युद्ध में क्या करता है, ये सम्मिलित तीनों सेनाओं क्या करता है, अंग्रेज परास्त करता है। कब पर? बक्सर के युद्ध में क्या करता है, परास्त करता है। देखिए 22 अक्टूबर 1767 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ने क्या करता है, परास्त करता है, जो मैं बताया वो बोर्ड पे। इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान मेजर हेक्टर मुन्नो के हाथ में थी। ये बक्सर के युद्ध जो था उस समय अंग्रेजों का जो कमान था, उस समय अंग्रेजों का जो कमान था वह संभाला था कौन, मेजर हेक्टर मुनरो। कौन?
हेक्टर मुन्नो संभाला था। उस समय अंग्रेजों का कमान जो था हेक्टर मुन्नो के हाथ में थी, और इस युद्ध के समय वेंसटाट बंगाल का क्या था, गवर्नर था। और इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसटाट था। और उन्हीं के तहत जब इलाहाबाद की संधि होती है तो क्लाइव को लंदन से बुलाया जाता है। तो जो आगे पढ़ेंगे हम, आइए। इस युद्ध के परिणामों ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। इसी युद्ध जो था, जो बक्सर युद्ध था, उन्होंने जो प्लासी युद्ध था उनके जो निर्णयों था उन पर क्या, उन पर मुहर लगा दी। उन पर क्या किया, उन्होंने मुहर लगा दिया। भारत में अब अंग्रेज का चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं बचा। उसी से बक्सर युद्ध के बाद भारतीय स्तर पर अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं बचा। इन्हीं बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय को क्या 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 कर दिया, मुहर लगा दिया। और भारतीय स्तर पर अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब क्या बचा, अब दूसरा कोई नहीं बचा। ये देख लीजिए आप लोग, दूसरा क्या हुआ, अब कोई नहीं बचा। जब हम आगे देखेंगे तो इलाहाबाद तक प्रदेश जो है अंग्रेजों के हाथों में आ गया। इस बक्सर की विजय से, ये बक्सर की विजय से क्या हुआ, इलाहाबाद तक का क्षेत्र जो है, वह क्या हुआ, अंग्रेजों के हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अब यदि हम आगे देखेंगे तो इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के हाथों में आ गया, और दिल्ली विजय का मार्ग भी क्या हो गया, खुल गया। अब उससे क्या हो, अब उन्हीं से क्या हुआ, दिल्ली विजय का क्या मार्ग भी खुल गया। जब बक्सर के युद्ध हुआ तो उसमें जो तीन जो सेना थे, मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के सम्मिलित सेना को जब ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो के अधीन जब परास्त करता है भारतीय स्तर पे, और इसमें अंग्रेजों की क्या होती है, विजय होती है, तो वही बक्सर की युद्ध जो होती है वह प्लासी के निर्णय पर क्या करता है, मुहर लगा देता है। अब भारतीय स्तर पर अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब दूसरा कोई नहीं बचता है। तो उन्हीं से क्या करता है, बक्सर के ही विजय से क्या होता है, इलाहाबाद तक का क्षेत्र जो है अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है, और आगे दिल्ली विजय का मार्ग भी क्या होता है, अंग्रेजों के लिए खुल जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, यही बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध भी होता है। यही बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में क्या बन के आता है, निर्णायक युद्ध भी होता है। निर्णायक युद्ध भी यही रहता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मिर्जाफर था, दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। वही बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट दिल्ली का शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के स्तर पर जो मीर कासिम, जिन्होंने भाग के उसके यहाँ शरण लिया था, शाह आलम द्वितीय, और वही अवध का नवाब सिराजुद्दौला जो भाग के शाह आलम द्वितीय के समक्ष अपना शरण लिया हुआ था, वह था। इलाहाबाद दूसरी संधि, जब बक्सर की युद्ध हुआ उसमें जब
ये तीनों सेना, जब तीनों स्तर का जो भारतीय स्तर पर जो सेना परास्त हुआ है, मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के शासक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जिस तरीके से परास्त होता है, उन्हीं के तहत इलाहाबाद दूसरी संधि जो होती है अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया जाता है। जब इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, जब इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, कब? अगस्त 1765 ईस्वी को, अगस्त 1765 ईस्वी को, तो उनके तहत शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया जाता है। शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया जाता है। शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में लिया जाता है, शाह आलम द्वितीय को। इतना ही नहीं, जब शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में लिया जाता है तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में लेकर, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में लेकर, और उसे कहाँ रखा? इलाहाबाद में रखा। इतना ही नहीं, जब हम आगे देखेंगे, इलाहाबाद था करा के जो क्षेत्र छोड़ दिए गए, वह किसको दिया गया? शाह आलम को दिया गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र छोड़ा गया, इलाहाबाद तथा करा का जो क्षेत्र छोड़ा गया, वह किसको दिया गया? वह शाह आलम को छोड़ा गया। वह शाह आलम को छोड़ा गया। इतना ही नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश को दीवानी, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी क्या दीवानी दे दिया। इतना ही नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे, जिसके बदले कंपनी द्वारा 26 लाख रुपए दिया गया, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को, इसी के बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया गया। इतना ही नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो निजामत वायक के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। निजामत वायक के लिए निजामत वायक के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देना था। जब हम आगे पढ़ेंगे, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। उसी समय
क्लाइव को लंदन से बुलाया गया और वह रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। उसी समय रॉबर्ट क्लाइव उसी समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के स्तर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गरम था। उन्होंने ही इलाहाबाद की संधि कराई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। जब हम आगे पढ़ेंगे उसी समय बंगाल में जय शासन की क्या की गई, शुरुआत की गई। उसी समय बंगाल में दलित शासन की क्या शुरुआत की गई। उसी समय बंगाल में जो शासन क्या की गई, उसी समय बंगाल में जो शासन क्या किया गया, शुरुआत किया गया। और कंपनी के दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, कंपनी के दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान नियुक्त किया गया। पहला बंगाल के स्तर पर दो स्तर पर किया था, बंगाल के स्तर पर और बिहार के स्तर पर। बंगाल के स्तर पर मोहम्मद राजा खान, बंगाल के स्तर पर मोहम्मद राजा खान को बनाया गया। और जो दूसरा था बिहार के स्तर पर राजा सिताब राय को बनाया गया। राजा सिताब राय को बनाया गया। उसी समय जब दलित शासन लाया गया बंगाल के स्तर पर रॉबर्ट क्लाइव के समय, तो कंपनी के दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान नियुक्त किया गया। उसमें बंगाल के स्तर पर मोहम्मद राजा खान को और बिहार के स्तर पर राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। जो उप दीवान थे वह उप दीवान थे। ये दोनों बंगाल के स्तर पर जो थे वह थे मोहम्मद राजा खान और बिहार के स्तर पर राजा सिताब राय, इन दोनों को नियुक्त किया गया। आगे शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन कष्टमय से ग्रस्त रहता है। आगे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का जो जीवन रहता है कंपनी के शासनकाल में, वह काफी कष्टमय जीवन रहता है। क्या रहता है? काफी कष्टमय जीवन रहता है। कहा जाता है कि आगे उसे अंधा भी कर दिया जाता है। वही शाह आलम द्वितीय का जीवन जो है कंपनी के काल में आगे काफी कष्टमय जीवन रहता है। कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय को आगे जो है अंधा भी कर दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय को आगे अंधा भी कर दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली में अंग्रेजों का अधिकार होता है। वही शाह आलम द्वितीय है, उन्हीं के समय दिल्ली में अंग्रेजों का क्या अधिकार भी होता है। वही शाह आलम द्वितीय है, उनका दिल्ली में अंग्रेजों क्या होता है, शाह आलम के समय में ही दिल्ली में अंग्रेजों का क्या होता है, अधिकार भी होता है। और शाह आलम द्वितीय था, उसके दो उत्तराधिकारी, वही शाह आलम द्वितीय है, उनका दो उत्तराधिकारी रहता है। वही शाह आलम द्वितीय, उनके दो उत्तराधिकारी
एक अकबर द्वितीय, तो दूसरा बहादुर शाह द्वितीय। यदि उसकी कालखंड की यदि हम बात करें तो अकबर द्वितीय जो है वह 1806 से 37 के बीच, और जो बहादुर शाह द्वितीय है वह 37 से 1837 से 57 के बीच में कालखंड रहता है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी मात्र रहता है। शाह आलम द्वितीय के ये दोनों उत्तराधिकारी रहता है, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। यदि हम अकबर द्वितीय कालखंड की यदि हम बात करें 1806 से 1837, और बहादुर शाह की यदि हम बात करें 1837 से 57 तक, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह जाता है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पेंशन भोगी मात्र रह जाता है। देखिए आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे 1765 में अंग्रेज द्वारा सिलहट की दीवानी प्रदान की गई। जब हम आगे पढ़ेंगे वही अंग्रेजों को 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्रदान की गई। सिलहट की दीवानी प्रदान की गई। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्रदान की गई। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बर्मा के युद्ध के बाद एस्कॉट द्वारा सिलहट को जनजातीय तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। 1765 में सिलहट की दीवानी प्रदान करने के पीछे ये है कि उसी समय बर्मा युद्ध के बाद, उसी समय बर्मा युद्ध के बाद यदि हम बात करें एस्कॉट द्वारा सिलहट को जनजातियां, बर्मा युद्ध के बाद एस्कॉट द्वारा सिलहट की जनजातियां गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए एस्कॉट द्वारा सिलहट की जनजातियां जो था वह गारो पहाड़ी गारो पहाड़ी को गारो पहाड़ी के क्षेत्र को जोड़ने के लिए क्या सड़कों का निर्माण किया गया। कहने का अर्थ यह हुआ जब 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्रदान की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद एस्कॉट द्वारा सिलहट को जनजातियों द्वारा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए जब सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, तो आगे वही खासी जनजाति जो यहाँ पर रहते थे उन्होंने तीरथ सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। वही जो जनजाति थी, कौन, खासी जनजातियां, उन्हीं के समक्ष तीरथ सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कौन, ये खासी जनजाति। यदि पूछा जाए कि सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी किस जनजातीय के
संपर्क में आया तो वह कौन था? वह था खासी जनजाति। तो वही खासी जनजाति जो यहाँ पर रहते थे, उन्होंने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और एम पनिकर ने कहा कि 1765-1720 तक कंपनी ने बंगाल के डाकुओं का राज भी स्थापित कर दिया। और आगे जब हम पढ़ेंगे मुर्शिद कुली खां के बारे में, तो उनकी मृत्यु के बाद उसका दामाद, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका जो दामाद था वह कौन था? शुजाउद्दीन। कौन? तो वो था शुजाउद्दीन। कौन था? तो शुजाउद्दीन। वह बंगाल का दीवान बनता है। वह बंगाल का दीवान बनता है। कुछ ऐसी कालखंड जो एक क्रमवार तरीके से आता है। देखिए, हमारे कहने का अर्थ यहां पर यह हुआ कि जिस तरीके से हमने जब यूरोपीय कंपनी के आगमन में ब्रिटिश कंपनी जब आती है भारतीय स्तर पर, तो एक समय कालखंड के बाद उन्होंने जिस तरीके से अन्य सारे यूरोपीय कंपनी जो भारतीय स्तर पर आता है उनको पराजित कर उनकी शक्ति को छीन कर देता है और भारतीय स्तर पर अपना कंपनी का नियंत्रण स्थापित करता है, तो उससे कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि ये ब्रिटिश कंपनी भारत में तो आया था एक कंपनी के रूप में, लेकिन जिस तरीके से वह भारत के स्तर पर ब्रिटिश ने कंपनी के रूप में आया व्यापार करने के लिए और आगे भारतीय क्षेत्रों में वह कंपनी के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी वो अपना हस्तक्षेप करता है और हस्तक्षेप करने के साथ साथ वह राजद्वारों के बीच आपस में लड़ाई करवाते हैं और अपना भारतीय स्तर पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो वही तो ये बंगाल के बारे में थे और उतना ही तक हम आज पढ़ाएंगे आप लोग को। उसके लिए अब अगले क्लास में हम आगे से पढ़ाएंगे। यहाँ से हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।